हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झा सर एकेडमी फॉर आईएएस। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप लोग गाइस जानते ही हैं। तो अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको सीधे सीधे 8,000 रुपए जो है वो बच जाएंगे आपके 18 महीने का, अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो। और इसके अलावा आप अगर कोड यूज करते हैं झा सर, कैपिटल में JHASIR, झा सर, इस कोड को अगर आप यूज करते हैं अनअकैडमी पे, तो आपको जो है वो एडिशनल डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को यूज करने के बाद। तो ऑलरेडी जो अनअकैडमी डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहा है, उसके अलावा झासर कोड को आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। राइट, तो याद रखना, झासर कोड कैपिटल लेटर में JHASIR। और अभी काफी सारे कोर्सेज जो है वो इनके स्टार्ट हो रहे हैं 12 जनवरी से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, और ऑप्शनल के कोर्सेज भी जो है वो जनवरी मंथ में काफी सारे शुरू हो रहे हैं। PSIR का, इकोनॉमिक्स का, पबएड का, हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का, बहुत सारे ऑप्शनल हैं। राइट, और इसमें एक फायदा ये है कि एक बार बस आपको ऑप्शनल की फीस पे करना है और आप कोई भी ऑप्शनल को एक्सेस कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने सोशियोलॉजी के लिए फीस पे करी तो आप हिस्ट्री का नहीं देख सकते हो, ऐसा नहीं है। एक ऑप्शनल की फीस पे करो और सभी ऑप्शनल देखो, तो ये इसका एक फायदा है। और झासर कोड तो आप बिल्कुल लिख लो। और इवन जैसे आप ले रहे हो या आपका कोई भी फ्रेंड ले रहा है, राइट, कोई भी कोर्स वगैरह, तो आप झासर कोड उनको दे दो। कोई भी कोर्स अनअकैडमी में कुछ भी चीज परचेज कर रहे हो, झासर कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। राइट, और संडे टू संडे इनका एक क्विज भी जो है वो चलता है। राइट, और इस क्विज में जरूर पार्टिसिपेट किया करो। बहुत ज्यादा लोग इस क्विज में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो क्विज में टॉप रैंकर्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप भी जो है वो मिलती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्विज होता है। राइट, तो ये कुछ चीजें हैं। और बाकी अनअकैडमी EMI पर भी आपको कोर्सेज ऑफर करता है, और साथ ही साथ आपको लोन भी मिल सकता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। वैसे तो EMI के थ्रू कोर्सेज लो, सबसे बढ़िया रहता है वो। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर EMI के थ्रू कोर्सेज ले लो, अगर एक साथ पैसा पे नहीं करना तो। और बाकी एक साथ पैसा पे करना तो टेंशन फ्री वाली बात ही नहीं है, एक साथ पे करके कोर्स में एनरोल हो जाओ। राइट, तो चलो, ये एक चीज है, झासर कोड का यूज करोगे तो आपको अनअकैडमी पे भी बेनिफिट मिलेगा। गाइज, हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वॉच अवार्ड के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे डायरेक्टली स्क्वॉच अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी रिसेंटली स्क्वॉच अवार्ड मिला है आसाम के कछार जिले को। किसको? आसाम के कछार जिले को स्क्वॉच अवार्ड मिला है। किस चीज के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है? तो मिशन परवरिश के लिए। मिशन परवरिश के तहत 6 महीने से 5 साल तक की उम्र के बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए कार्य किए गए थे। कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन, जिसकी प्रॉब्लम इंडिया में काफी ज्यादा है। तो 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों को जिनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, उससे निपटने के लिए मिशन परवरिश शुरू किया गया, और यहां पर कछार जिले में। और इसी मिशन परवरिश के सक्सेस को देखते हुए आसाम के कछार जिले को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राइट, तो ये सिंपल सी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये जो प्रोग्राम है गाइस, ये जो स्कीम, ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, मिशन परवरिश, तो ये लॉन्च की गई थी 2020 में न्यूट्रिशन मंथ के दौरान। और आपको बता दें कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में कुपोषित बच्चे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उनके लिए ये एक सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच हमें देखने को मिली थी। स्पेशली टारगेट किया गया था BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे के कुपोषित बच्चों को। और यहां पर बताया यह गया कि गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल सिविक बॉडीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, यानी कि सरकारी एजेंसी, स्थानीय निकाय जो हैं, NGOs वगैरह हैं, गैर सरकारी संगठन है, बिजनेसमैन जो है, व्यवसाय जो काफी सारे हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, वो एक साथ आए और न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया गया बच्चों को इनके द्वारा। यानी कि सभी लोगों ने मिलकर न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया। तो इसको लेकर आसाम के कछार जिले को अवार्ड मिला है, स्कॉच अवार्ड। अब ये एक न्यूज थी जो हमें देखने को मिली, बट स्कॉच अवार्ड के बारे में भी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो स्कॉच अवार्ड जो है गाइस 2003 में लाया गया, स्थापित किया गया। ये रिकॉग्नाइज करता है पीपल को, यानी कि लोगों को, प्रोजेक्ट्स को और इंस्टीट्यूशंस को, जो कि इंडिया को एक बेहतर देश, बेटर नेशन बनाने में मदद करते हैं। और ये अवार्ड दिया जाता है स्कॉच ग्रुप के द्वारा, कि जो भी पर्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट है जो डिजिटल लेवल का हो, फाइनेंशियल लेवल का हो, या सोशल इंक्लूजन पर्सपेक्टिव से हो, तो उसको देखते हुए ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और आपको बता दें किन किन एरियाज में ये अवार्ड दिया जाता है। तो डिजिटल, फाइनेंशियल, सोशल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय और सामाजिक समावेशन, गवर्नेंस
यानी कि प्रशासन, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास, एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में उत्कृष्टता, टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, फिर चेंज मैनेजमेंट परिवर्तन प्रबंधन, कॉर्पोरेट लीडरशिप, राइट, कॉर्पोरेट नेतृत्व, कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि और इवन सिटीजन सर्विस डिलीवरी यानी कि निगम से संबंधित शासन प्रणाली और नागरिक सेवा, फिर क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग, एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण, और भी काफी सारे ऐसे जो सॉफ्टवेयर इश्यूज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनमें ये पुरस्कार जो है वो संस्था, संगठनों को या व्यक्तियों को जो है वो दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आप मुझे बताइए कि अभी मिशन परवरिश का जो ये अवार्ड है, ये जो वेरियस एरियाज में मैंने भी आपको बताया कि अलग अलग एरियाज में जो स्कॉच अवार्ड दिया जाता है, तो बताइए कि अभी जो आसाम के कछार जिले को ये अवार्ड मिला है वो किस एरिया को ध्यान में रखते हुए दिया गया है? बताइए। अभी इतने सारे एरियाज मैंने आपको बताए। गाइस, जल्लीकट्टू के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये एक्चुअली में ये स्पोर्ट्स किस टाइप का है, क्या होता है इस खेल के अंदर, क्यों ये खेल खेला जाता है, राइट, और क्या ये खेल इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट आज की डेट में बैंड है या नहीं है। तो इन सभी बातों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जल्लीकट्टू का गाइस, राइट। तो जल्लीकट्टू एग्जैक्टली है क्या? तो ये सांडों पर काबू पाने वाला एक पारंपरिक खेल है। ये एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हम लोग को बुल टेमिंग का देखने को मिलता है, सांडों पर काबू पाया जाता है। ये मदुरै, तिरुचिपल्ली, थेना, पुदुक्कोट्टई, डिंडीगुल, इन सब जिलों में खेला जाता है। काफी लोकप्रिय है ये। और ये जो क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं, इन क्षेत्र को जल्लीकट्टू पट्टिका या फिर जल्लीकट्टू बेल्ट भी कहा जाता है। जल्लीकट्टू को जनवरी के दूसरे सप्ताह में तमिलनाडु के फसली त्योहार पोंगल के दौरान मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, जल्लीकट्टू कब मनाया जाता है? पोंगल के दौरान। तो ये एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। और जल्लीकट्टू के बारे में आपको और डिटेल में बताएं तो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी जल्लीकट्टू की परंपरा है। और ये एक प्रतिस्पर्धी खेल है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है। साथ ही इसमें सांडों के मालिक को भी सम्मानित किया जाता है। ये सांड गर्भधान कराने के लिए पाले जाते हैं, मेटिंग के लिए ये सांड पाले जाते हैं। तो सांडों के मालिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सांडों को पालते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि ये सांड बहुत स्ट्रांग हो और ये मेट कर सके, राइट, जिससे कि इस स्ट्रांग सांडों की नस्ल जो है वो लगातार हम लोग को देखने को मिलती रहे, राइट। तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स है ये बुल को कंजर्व करने के लिए भी है, सांडों के संरक्षण के लिए भी है। एक स्ट्रॉन्ग सांड, ताकतवर सांड के संरक्षण के लिए भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आपके एग्जाम में दिखे तो वो स्टेटमेंट गलत नहीं होगा, क्योंकि जल्लीकट्टू स्पोर्ट जो है वो बुल के कंजर्वेशन के लिए भी माना जाता है, संरक्षण के लिए भी माना जाता है। और ये एक हिंसात्मक खेल है, वॉयलेंट स्पोर्ट है, जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार जीतने के लिए सांडों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, और यदि वे इसमें असफल हो जाते हैं तो सांड का मालिक विजयी घोषित हो जाता है। तो बात समझिए, मतलब कि जिसने सांड पर काबू पा लिया वो व्यक्ति विजेता बन गया। बट उस सांड को जिस व्यक्ति ने पाला है, मतलब सांड का जो मालिक है, राइट, वो कब विजयी बनेगा? जब सांड उस व्यक्ति पर काबू पालेगा, मतलब कि सांड उस व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं आएगा, उसको पछाड़ देगा, राइट, तब वो सांड का मालिक जो होगा, बुल का जो मालिक होगा, वो विजयी होगा। तो ये इस टाइप का स्पोर्ट है। और गाइस, तमिल संस्कृति में जल्लीकट्टू क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तमिल कल्चर में क्यों इंपॉर्टेंट है जल्लीकट्टू? तो बताया जाता है कि जो कृषक समुदाय हैं, पीजेंट कम्युनिटी जो है, ये कहते हैं कि ये अपने शुद्ध नस्ल के सांडों को संरक्षित करते हैं इस पारंपरिक तरीके से। मतलब जल्लीकट्टू को माना जाता है कि एक ट्रेडिशनल वे है, राइट। जो किसान जो है, कृषक समुदाय जो है, ये अपनी प्योर ब्रीड जो होती है नेटिव बुल की, उसको प्रिजर्व करते हैं इस पर्टिकुलर जल्लीकट्टू से। तो कहते हैं ये, और इवन मतलब किसान के द्वारा भी, और संरक्षणवादी जो है, जो हम लोग को कंजर्वेशनिस्ट देखने को मिलते हैं, तो इनका तर्क यह है कि अक्सर कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा पशु प्रजनन कराए जाने के जमाने में जल्लीकट्टू
इन नर पशुओं के संरक्षण का एक तरीका है, क्योंकि ये जानवर यदि जुताई यानी कि प्लोइंग के काम नहीं आते हैं तो इनका उपयोग केवल मांस के लिए किया जाता है। कितनी मतलब सटीक बात कही है कि आज की रेट में जो ताकतवर जो सांड होते हैं या कैटल की जो ताकतवर ब्रीड होती है उसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा रहा है। इनसेमिनेशन की प्रोसेस के बारे में आपको पता होगा गाइस, राइट? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। जानवरों में इनसेमिनाइजेशन की प्रोसेस जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? तो ऐसी प्रोसेस हम लोग को नजर आ रही है कि आज की डेट में आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो सीमन जो है वो इंसर्ट किया जा रहा है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कई केसेस में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? तो इस टाइप की जो चीजें हो रही हैं, राइट, ताकतवर जो पशु है उनको बनाने के लिए आज के इस जमाने में, तो इस समय पर जल्लीकट्टू एक तरीका है ताकतवर जो सांड है उनको प्रिजर्व करने का, जो नेटिव जो ब्रीड्स हम लोग को बुल्स की देखने को मिलती हैं उनको प्रिजर्व करने का। तो ऐसा तर्क जो है वो दिया है कंजर्वेशनिस्ट ने और किसानों ने। तो इसलिए ये जल्लीकट्टू जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तमिल कल्चर के दौरान। और जल्लीकट्टू कानूनी लड़ाई का विषय क्यों बन रहा है? आपको पता होगा इसकी जल्लीकट्टू से रिलेटेड कई केसेस हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं, लीगल बैटल्स का सब्जेक्ट बन चुका है ये। तो आपको बता दें कि वर्ष 2007 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पशु अधिकार समूह पेटा, मतलब कि एनिमल राइट्स ग्रुप पीटा, तो इनके द्वारा जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी कि इसको बैन किया जाए। इसी के साथ जल्लीकट्टू पहली बार कानूनी ढांचे के दायरे में आया था। तो जब से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पीटा ने पिटीशन फाइल करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जल्लीकट्टू को बैन करने के लिए, तो ये 2007 के समय पर हुआ था ये पहला मामला। और इसी मामले के तहत जल्लीकट्टू जो है वो लीगल या फिर आप कह सकते हैं कि कानूनी लड़ाई का विषय जो है वो बन गया। और हालांकि तमिलनाडु सरकार ने 2009 में एक कानून पारित करके इन खेलों पर लगाए गए प्रतिबंध जो है, बैन जो है, इससे बाहर निकलने का तरीका खोज लिया और इस कानून पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर भी कर दिए गए थे। तो हुआ यह था, मैं आपको स्ट्रक्चर फिर से समझाता हूं। 2007 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई कि जल्लीकट्टू को बैन करो। 2009 में तमिलनाडु एक कानून लेकर आ गई जिसने इस स्पोर्ट को लीगल बना दिया। फिर हुआ यह कि 2011 में यूपीए की जो सरकार थी, तो इस दौरान सांडों को प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन निषिद्ध सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों में शामिल कर दिया। मतलब कि जो बुल्स हैं उनको ऐड कर दिया बैंड लिस्ट में, प्रोहिबिटेड लिस्ट में, राइट? कि ऐसे जानवर की लिस्ट जहां पर जानवरों को आप ट्रेन नहीं कर सकते, उनका एग्जीबिशन नहीं कर सकते, उनका प्रदर्शन नहीं कर सकते, उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो ऐसे जानवरों की जो लिस्ट है उसमें बुल्स को, सांड को भी शामिल कर दिया गया। तो ये स्ट्रेटेजिकली जल्लीकट्टू को एंड करने का एक तरीका जो है वो 2011 में निकला था, राइट? बट हुआ ये कि 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर निर्णय देने के दौरान वर्ष 2011 की अधिसूचना का हवाला देते हुए सांडों पर काबू पाने वाले बुल टैमिंग खेल जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो मैं फिर से एक बार आपकी नॉलेज के लिए, आपको रिवाइज करने के लिए रिपीट करता हूं। तो शुरुआत होती है 2007 में कि पहली बार जो है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई कि जल्लीकट्टू को बैन करो। फिर 2009 में हमें देखने को मिला कि तमिलनाडु सरकार एक कानून लेकर आ गई। फिर 2011 में यूपीए सरकार ने जो है वो क्या चीज करी कि यूपीए सरकार ने सांडों को, बुल्स को जो है वो ऐसी लिस्ट में शामिल कर दिया जिस लिस्ट में मौजूद जो जानवर हैं उनको ट्रेन नहीं किया जा सकता, ना उनको जो है वो एग्जिबिट किया जा सकता है, उनका एग्जिबिशन नहीं हो सकता, उनका प्रदर्शन नहीं हो सकता। फिर 2011 के केंद्र सरकार के इस डिसीजन को देखते हुए 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिए बुल टैमिंग पर, जल्लीकट्टू पर। फिर हुआ ये, अब देखो 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, बट तो इससे क्या हम कह सकते हैं कि आज की डेट में ये बैन लीगल है या इलीगल है? आज की डेट में करंट स्टेटस क्या है? तो आपको बता दें कि 2014 के बाद देखने को यह मिला कि जनवरी 2017 में एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ तमिलनाडु में। चेन्नई के अंदर विद्रोह हुआ। बताया गया कि 15 दिनों तक जल्लीकट्टू पर विद्रोह हम लोग को यह देखने को मिला। 15 डेज लॉन्ग जल्लीकट्टू अपराइजिंग विटनेस की गई थी 2017 में।
और उसी वर्ष 2017 में तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय अधिनियम में संशोधन किया और राज्य में जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाला एक अध्यादेश जारी कर दिया। तो तमिलनाडु सरकार ने 2017 में एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें इन्होंने जल्लीकट्टू को अलाउ किया और इस पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने भी पुष्टि कर दी, रेक्टिफाई कर दिया, राइट। और संशोधन को बाद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया, जैसा मैंने आपको बताया, अप्रूव किया गया ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इस संशोधन को, जिसने सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से पलट दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 2014 में जल्लीकट्टू को जो बैन किया था, तो उससे ये बैन जो है वो हट गया, क्योंकि तमिलनाडु सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आ गई और खेल को बिना किसी कानूनी बाधा के खेलने की अनुमति दे दी गई। बट फिर यह हुआ कि पेटा ने राज्य के इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया पेटा ने और चैलेंज किया फिर से कोर्ट में। और फिर 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू मामले को एक संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया, जहां यह अभी भी लंबित है, पेंडिंग है। तो पूरा मामला जल्लीकट्टू से रिलेटेड पेंडिंग है और ये पूरे जो मैंने आपको टाइमलाइन बताई, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, 2007, 2009, 2011, 2014 और 2017। तो ये टाइमलाइन आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक जल्लीकट्टू से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूं पूरी चीज जल्लीकट्टू के बारे में आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। एंड राइट नाउ ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि कोविड-19 संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन जो हो रही वृद्धि है, इसको देखते हुए तमिलनाडु के वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई, रानीपेट और तिरुपत्तूर जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा उपायों के तहत पोंगल त्योहार से पहले जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अभी रिसेंटली कोविड-19 को देखते हुए जल्लीकट्टू कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा है, राइट। तो ये इसको लेकर ये न्यूज आई थी। बट जल्लीकट्टू क्या है इसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक के तहत आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। गाइज याद रखिएगा 26 दिसंबर को अब से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने संबंधी सरकार के फैसले की घोषणा करी है, राइट। तो अब से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह साहिबजादों की साहस और न्याय के प्रति उनके संकल्प के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। तो सवाल यह उठता है कि साहिबजादे जो थे वो कौन थे? तो गाइज आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। उनके चारों बेटों को खालसा पंथ की दीक्षा दी गई थी और 19 साल की आयु से पहले ही मुगल सैनिकों के हाथों ये शहीद हो गए थे। और आपको बता दें गाइस कि सिख धर्म में जो अरदास की जाती है, इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के इन चारों राजकुमार खालसा योद्धाओं को इनकी वीरता और बलिदान के लिए 4 साहिबजादे के रूप में सम्मानित किया जाता है। और 26 दिसंबर को क्यों वीर बाल दिवस बनाने की बात की जा रही है? तो आपको बता दें 26 दिसंबर 1705 ये दिन था जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी इनको शहादत प्राप्त हुई थी। उन्हें एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। तो किसने जिंदा चुनवाया था? तो औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब के क्रूर आदेश पर मुगल सैनिकों ने उन्हें जीवित ही चुनवा दिया और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। इन चारों भाइयों को उनकी दादी यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी के साथ कैद कर लिया था औरंगजेब ने। और शहादत के समय जोरावर सिंह और फतेह सिंह की आयु मात्र 9 वर्ष और 6 वर्ष थी। और साहिबजादों के इस बलिदान को भारतीय इतिहास में किसी भी युवा बालक द्वारा धर्म के लिए सबसे बहादुर बलिदान के रूप में देखा जाता है। तो यह है गाइस साहिबजादों से रिलेटेड जो टॉपिक, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि साहिबजादे कौन थे। तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट्स। औरंगजेब के इशू के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। और 26 दिसंबर को साहिबजादों के साहस के लिए और उनके बलिदान के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
मैं आपको कुछ पॉइंट्स गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी बताना चाहता हूं जो आपको प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। उनका जन्मदिन कभी कभी दिसंबर या जनवरी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दोनों महीनों में पड़ता है। और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का वार्षिक उत्सव नानक शाही कैलेंडर पर आधारित होता है। अपने पिता सिखों के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर के निधन के बाद गुरु गोविंद सिंह जी 9 वर्ष की आयु में सिखों के 10वें गुरु बन गए। और गाइस, उन्होंने सिख धर्म में कई महत्वपूर्ण योगदान किए हैं। उन्होंने ही सिर और बालों को ढकने के लिए पगड़ी पहनने की परंपरा का आरंभ किया था। उन्होंने खालसा और पंचककार यानी कि 5 केस, कौन से ये 5 केस हैं? केश, कच्छ, कृपाण, कड़ा और कंघा, इसके सिद्धांत की स्थापना करी थी। और आपको बता दें, उन्हें सिख समुदाय में सर्वोच्चतम सत्ता स्थापित करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने बाद में 1705 में मुगलों के खिलाफ मुक्तसर की लड़ाई लड़ी थी, मुक्तसर की लड़ाई मुगल्स के खिलाफ। और औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी 1707 में, उसके बाद 1708 में एक मुगल हत्यारे ने गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी थी। उन्होंने खालसा एवं सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को अगले गुरु के रूप में घोषित किया था। तो ये सब जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं प्रीलिम्स के लिए। गाइस डिस्कस करेंगे सार प्रोग्राम के बारे में। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है सार प्रोग्राम। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखो, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। ये इस सार का फुल फॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स का और हमारी कंट्री के लीडिंग इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका। अब सवाल ये उठता है कि सार प्रोग्राम है किसके लिए? तो इस सार प्रोग्राम में क्या चीज आई है? स्मार्ट सिटीज। तो आपको सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखनी है कि हमारी स्मार्ट सिटीज को और बेहतर और बेटर बनाने के लिए ये सार प्रोग्राम जो है वो लाया गया, दैट्स इट। और इस प्रोग्राम के अंदर हमारी कंट्री के प्रमुख आर्किटेक्चर और प्लानिंग इंस्टीट्यूट जो है वो शामिल है। बस इतनी सी चीज आप ध्यान में रखो। और ये जो इनिशिएटिव है ये पार्ट है आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन का हमारी कंट्री के अंदर, राइट? यानी कि 75 साल जो हमारी कंट्री को पूरे होंगे, तो उसी चीज का ये पार्ट के तौर पर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, राइट? तो ये चीज है कुछ इंपॉर्टेंट सार प्रोग्राम से रिलेटेड, बस इतनी सी ध्यान रखो, इससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा। गाइज हम डिस्कस करेंगे मेके धातु विवाद के बारे में, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज। तो सबसे पहले तो आपको मेके धातु के बारे में, ये प्रोजेक्ट के बारे में एक आइडिया होना चाहिए, फिर उसके बाद हम विवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये एक मल्टीपर्पस बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय यानी कि जल और विद्युत दोनों के लिए, मतलब कि ड्रिंकिंग और पावर दोनों पर्पस के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इस परियोजना के तहत कर्नाटक के रामनगर जिले में कनकपुरा के पास एक संतोलन जलाशय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। तो प्रपोजल यह है कि बैलेंसिंग रिजर्वायर जो है वो बनाया जाएगा कनकपुरा में के नजदीक ही, कर्नाटक के अंदर जो रामनगर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। और इस परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो बेंगलुरु शहर और इसके आसपास के जो एरिया है वहां पर पीने के प्रयोजन हेतु पानी, ड्रिंकिंग वाटर को इंश्योर करना है। बेंगलुरु और उसके आसपास के एरियाज में लगभग बताया जा रहा है 4.75 टीएमसी यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अवेलेबल कराना है बेंगलुरु और उसके आसपास के एरियाज में। और इस परियोजना के माध्यम से लगभग 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव किया गया है। 400 मेगावाट पावर भी ये प्रोजेक्ट जनरेट करेगा। तो ड्रिंकिंग और पावर दोनों पर्पस के लिए प्रोजेक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और इस परियोजना पर जो लागत लगेगी, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है इस प्रोजेक्ट की, वो 9000 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। अब तमिलनाडु जो है वो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट क्यों है? तो तमिलनाडु का कहना है कि जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये पाया है कि जो एग्जिस्टिंग स्टोरेज फैसिलिटीज जो कावेरी बेसिन पर हम लोग को देखने को मिल रही हैं, राइट, तो वो इतनी पर्याप्त है
कि वो पानी को स्टोर कर सकती हैं और पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। इसलिए कर्नाटका का जो प्रपोजल है वो एक्स फेसी यानी कि देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। राइट, मतलब तमिलनाडु जो है ये इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है। तमिलनाडु का कहना है कि कर्नाटक के पास भरपूर पानी है स्टोर करने के लिए और यूज करने के लिए। बेंगलुरु के जो निवासी हैं उनके पास ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटीज उन तक पहुंचाने के लिए कर्नाटक के पास जो है वो बहुत सारी सोर्सेज हैं। तो कर्नाटक जो ये डैम बनाना चाह रहा है, रिजर्वायर बनाना चाह रहा है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राइट, तो इसलिए तमिलनाडु जो है वो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है। और इवन तमिलनाडु ने ये तर्क भी सामने रखा है कि जो ये रिजर्वायर बनाने की बात की जा रही है वो सिर्फ पीने के पानी के लिए नहीं है बल्कि इरिगेशन पर्पस के लिए भी है। राइट, इसका निर्माण केवल पीने के पानी के लिए नहीं किया जा रहा है बल्कि इसके द्वारा सिंचाई की सीमा बढ़ाया जाएगा, जो कि कावेरी जल विवाद निर्णय का स्पष्ट उल्लंघन है। राइट, तो ये चीज है। तो ट्राइब्यूनल ने मतलब कि अधिकरण और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या निर्णय दिए हैं, क्या डिसीजन दिए हैं, तो आपको बता देगा इसकी ट्राइब्यूनल सेटअप हुई थी 1990 में और इसने अपना फाइनल डिसीजन दिया था 2007 में, जिसमें कहा था कि 419,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है वो तमिलनाडु को दिया जाएगा, 270,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी कर्नाटक को दिया जाएगा, 30,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी केरला को दिया जाएगा और 7,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है वो पुडुचेरी को दिया जाएगा। तो इससे मेकेदातु के बारे में आप लोग को एक ये आइडिया होना चाहिए कि मेकेदातु का जो इशू है वाटर शेयरिंग को लेकर, ये सिर्फ 2 राज्यों के बीच में नहीं है बल्कि 4 के बीच में है। राइट, केरला, पुडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु। बट जो मेन जो विवाद चल रहा है वो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में चल रहा है। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ट्राइब्यूनल ने जो है वो ऑर्डर दिया कि जिस समय पानी की कमी होगी, राइट, रेन स्कार्सिटी जिस समय होगी, तो उस समय ये जो जो एलोकेट किए गए हैं कि कितना कितना पानी किन किन टेरिटरीज को, राज्यों को मिलना चाहिए, तो उसमें भी कमी होगी, उसको भी कम किया जाएगा। बट तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों ने ही अनहैप्पीनेस जो है वो व्यक्त करी एलोकेशन के ऊपर और कहा कि दोनों ही स्टेट जो है वो खुश नहीं है वाटर शेयरिंग के ऊपर। और वो फिर इसके इसके बाद इवन हम लोग को कई जगह तो दंगे वगैरह तक देखने को मिले तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। राइट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा मामला गया 2018 के जजमेंट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14.75 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है वो तमिलनाडु से निकाल कर कर्नाटका को ट्रांसफर कर दिया। तो इससे कि नया एलोकेशन जो आया वो तमिलनाडु के लिए 404.25 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट का आया और कर्नाटका का शेयर जो है वो 284.75 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट बन गया। और केरला और पुडुचेरी का जो शेयर है वो अनचेंज्ड है, मतलब कि उसको चेंज नहीं किया गया है। तो ये इस प्रकार से है वाटर रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर पूरा मुद्दा हम लोग को ये देखने को मिला था। और ये रिजर्वायर बनाने पर प्रपोजल रखा है। कर्नाटक जो है वो कह रहा है कि एक जलाशय जो है वो बनाओ, इससे कर्नाटक को की जो प्रॉब्लम्स है पानी की समस्या की वो रिजॉल्व होगी। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि तमिलनाडु जो है वो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से जो है वो अपोज कर रही है। राइट, इवन तमिलनाडु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो पहुंच गई है कि कावेरी वाटर रिवर वाटर शेयरिंग के जो अधिकार है तमिलनाडु के वो हैम्पर होंगे अगर ये जलाशय बन जाता है तो। और कर्नाटक भी जो है वो अपनी एड़ी चोटी का जो है वो जोर लगाते हुए ये दावा कर रही है कि इस परियोजना से उसे बेंगलुरु में पानी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। राइट, और कर्नाटक में विपक्षी कांग्रेस पार्टी भी 90 किलोमीटर लंबी पद यात्रा शुरू करके रामनगर जिले में मेकेदातु जलाशय के निर्माण के लिए समर्थन जुटाने के लिए जनमत तैयार कर रही है। तो ये पूरा मुद्दा क्या है और ये प्रोजेक्ट क्यों डिले हुआ? तो तमिलनाडु के कारण तमिलनाडु जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। राइट, तमिलनाडु नहीं चाहती कि ये रिजर्वायर जो है वो बने मेकेदातु कावेरी नदी के ऊपर। राइट, और बताया जा रहा है कि कर्नाटक जो है वो 4.75 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है वो यूटिलाइज करना चाहती है इस जलाशय की मदद से, और जिससे कि बेंगलुरु के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो। और साथ ही साथ कर्नाटक जो है ये चाहती है कि 67,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी को स्टोर करना। राइट, बट कर्नाटक सरकार ने जो है वो ये चीज कही है कि ये किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करे नहीं करने वाली है मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेकर। और कर्नाटक जो है वो चाहती है कि ये परियोजना जो है वो शुरू की जाए। और गाइस, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में किस प्रकार का पानी का बंटवारा है? तो बंटवारे के अनुसार कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी के पानी को 3 स्रोतों से छोड़ा जाना अपेक्षित है।
राइट। जैसे कि वाटर जो भी फ्लो हो रहा है रिवर काबिनी से, जो कैचमेंट एरिया हम लोग को कृष्णराज सागर डैम का जो है वो देखने को मिलता है, रिजर्वायर का देखने को मिलता है, और जो शिमशा, अक्रावती और सुवर सुवर्णवती नदी जो है, तो और इवन छोटी छोटी नदियां जो है उससे पानी जो है वो आकर इस रिजर्वायर में जो है वो आ रहा है। मतलब काफी सारी सोर्सेज से कर्नाटक के पास जो है वो पानी अवेलेबल हो रहा है। सेकेंडली पानी जो है वो काबिनी डैम से भी जो है वो रिलीज हो रहा है। और तीसरा सोर्स जो कर्नाटक के पास पानी का है वो कृष्णराज सागर डैम से है। और अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड सोर्स की, यानी कि कृष्णराज सागर डैम की बात करें और काबिनी डैम की अगर हम लोग बात करें, तो बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से ये दोनों डैम जो है वो कर्नाटक के कंट्रोल में है। और पानी जो तमिलनाडु को रिलीज किया जाता है वो तब किया जाता है जब कर्नाटक सफिशिएंट अपना पानी जो है वो स्टोर कर ले अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, राइट। और इसलिए कोई भी डैम जो है वो पहले सोर्स पर हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है, और वाटर जो है वो इन एरियाज पर फ्रीली जो है वो तमिलनाडु पर बिना किसी हिच के, बिना किसी रुकावट के, रोक टोक के जो है वो फ्लो करवाया जा रहा है। बट आज की डेट में तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि कर्नाटक जो है वो कॉन्स्पिरेसी जो है वो कर रही है। कर्नाटक जो है वो एक साजिश कर रही है कि जिसके चलते मेकेदातु डैम के माध्यम से तमिलनाडु के पास जो पानी आता है, राइट, तो वो ब्लॉक हो जाए, राइट, वो रुक जाए। और मेकेदातु जोन जो है वो गाइज लास्ट फ्री पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर कावेरी नदी का पानी जो है वो अनरिस्ट्रिक्ट तरीके से तमिलनाडु में जो है वो फ्लो करता है कर्नाटक से। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसके बारे में एक आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। मैं आपको अगर शॉर्ट सिंपल तरीके से समझाऊं तो बात यह है, ध्यान से समझिए, कि कावेरी नदी का पानी और छोटी मोटी नदियों से जो पानी, माइनर नदियों से जो पानी जो है वो कर्नाटक से नीचे तमिलनाडु की तरफ जो आता है, राइट। तो प्रॉब्लम यह है कि काफी सारे ऐसे रिजर्वायर्स हैं, जैसे कृष्णा सागर डैम की बात करें रिजर्वायर की, कृष्णा सागर राज रिजर्वायर की, और अगर काबिनी रिजर्वायर की अगर हम लोग बात करें, राइट, कृष्णा राज सागर डैम की और काबिनी डैम की अगर हम लोग बात करें, तो ये सब जो डैम्स हैं, तो इन पर पर्याप्त पानी स्टोर करने के बाद जो पानी है वो नीचे तमिलनाडु की तरफ रिलीज किया जाता है। और भी काफी सारी माइनर रिवर्स हैं जहां से बिना रिस्ट्रिक्शन के पानी जो है वो तमिलनाडु के पास आ जाता है। बट अगर मेकेदातु डैम बनता है, रिजर्वायर बनता है, तो तमिलनाडु के पास जो है वो पानी फ्रीली नहीं आएगा, उस पर भी कंट्रोल करेगी कर्नाटक, राइट। तो इसीलिए तमिलनाडु जो है वो नहीं चाह रहा है, क्योंकि तमिलनाडु को ये चीज पता है कि अगर ये मेकेदातु रिजर्वायर अगर बन जाता है, जलाशय बन जाता है, तो तमिलनाडु के पास फ्री फ्लो तरीके से जो आज की डेट में पानी आ रहा है वो नहीं आएगा। तो इसको लेकर तमिलनाडु जो है वो विवाद उठा रहा है, और कर्नाटक ये कहता है कि ये रिजर्वायर अगर बन जाता है तो बेंगलुरु के लोगों को पीने की पानी की जो समस्या है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये पूरा मुद्दा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और केंद्र ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी। और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो सेंड की जा चुकी है कर्नाटक के द्वारा, और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सामने ये प्रस्तुत कर दी गई है कई बार अप्रूवल के लिए। बट डिस्कशन जो है वो इस इशू का इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में सहमति नहीं बन रही है, राइट। और कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का जो फाइनल अवार्ड है, राइट, जो अंतिम निर्णय है, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित किया गया था, मॉडिफाई किया गया था, इसके अनुसार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पहले कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना आवश्यक है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि पहले कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये अपना अप्रूवल देगी, उसी के बाद जो है वो केंद्र इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकेगी। सिंस ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज किया गया है इंटर स्टेट रिवर को लेकर, यानी कि कावेरी नदी के बीच में, यानी कि इंटर स्टेट रिवर है ये, इसको लेकर इस पर ये प्रपोजल है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं, जो यानी कि जो नीचे की तरफ जो स्टेट्स हैं, तो उनके अप्रूवल की आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन, अगर नदी है एक ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है और ऊपर की तरफ में अगर कोई कंस्ट्रक्शन आप क्रिएट करोगे तो नदी के पानी में रुकावट आएगी, जिससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो नीचे वाले क्षेत्रों को होंगी। तो यही एक चीज को, इस प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है कि अगर इंटर स्टेट रिवर है और ऊपर से रिवर अगर नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे लोअर एरियाज वाली जो स्टेट्स हैं, टेरिटरीज हैं, राइट, तो उन पर उनके अप्रूवल की आवश्यकता होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन को क्रिएट करने से पहले। तो यही है पूरा डिस्प्यूट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है।
कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए काफी डिटेल में गाइस, राइट। गाइस आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके झा सर एकेडमी फॉर आईएएस पे। आपको रेगुलरली फ्री डेली क्विज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रीलिम्स का भी, प्रीलिम्स का यानी कि एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रात में 9 PM पे, और डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है 8 PM पे। ये सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे से पहले, ये टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको जो है मतलब सुबह ही टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको क्या पढ़ना है। मेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसको आप आराम से जो है वो लिखें, और रात में 8 बजे 8 PM पर मेंस का वीडियो आ जाता है, और साथ ही साथ प्लस टेलीग्राम के चैनल पर इसकी पीडीएफ भी आ जाती है। तो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी, तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और रेगुलर बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और वैसे ही हमारे पास प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती है। 9 PM पर सुबह टॉपिक आ जाएगा, रात में 9 बजे वीडियो भी आ जाएगा, और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, राइट, टेलीग्राम के चैनल पर। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाती है, पीपीटी पीडीएफ, ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, राइट, प्रीमियम कोर्सेज, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी प्रीमियम कोर्सेज है, लाइव सेशन, डाउट सेशन वाला। मेंस आंसर राइटिंग की तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है, आपके आंसर्स को चेक किया जाता है, आपकी गलती पॉइंट आउट की जाती है, और आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके सजेशंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये पर्सनली हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करके जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो 500 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी मेन से पहले पहले, और ये वाली फ्री प्रैक्टिस तो अलग ही चल ही रही है, राइट। साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच है 1 2 3 4, पेपर 1 2 3 4, जीएस पेपर 1 2 3 4, पूरी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, AIIB का। तो इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे AIIB के बारे में। बट बिफोर दैट आपको बता दूं गाइज मैं कि हमारे जो फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर रह चुके हैं अर्जित पटेल, तो इनको अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। और मिस्टर पटेल जो है गाइज वो 3 साल के टर्म के लिए सर्व करेंगे एज वन ऑफ द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स 5 वाइस प्रेसिडेंट। तो 5 वाइस प्रेसिडेंट में से एक वाइस प्रेसिडेंट अब हम लोग को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर देखने को मिल रहा है, और अर्जित पटेल नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, देखो नाम से समझा रहा है। पहली बात तो ये बैंक है, ये बैंक किस पर टारगेट करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर टारगेट करता है। देखिए बैंक का काम क्या होता है? लोन देना, ठीक है, लोन देना। और ये बैंक किस पर्पस के लिए लोन देगा, किस पर्पस के लिए कंट्रीज की सहायता करेगा? कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कंट्रीज की सहायता करेगा। अब देखिए ये एशियन बैंक है, तो क्या एशिया के अंदर डेवलपमेंट का काम करेगा ये? तो देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर आपको ध्यान देने वाली चीज है, राइट। ये एशिया पर तो काम करेगा ही, क्योंकि एशियन बैंक है, एशियन कंट्रीज की हेल्प करेगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करेगा, प्लस एशिया की बाहर की कंट्रीज पर भी ये फोकस करेगा। तो आप ये चीज सबसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बियॉन्ड एशिया एंड बियॉन्ड, राइट, यानी कि एशिया के अंदर तो हेल्प करेगा ही करेगा, एशिया के अंदर तो सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स को लाने की कोशिश करेगा ही करेगा, सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करेगा, मतलब कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेगा, बल्कि साथ ही साथ एशिया के बाहर भी करेगा। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशिया और उससे बाहर, यहां पर ये सोशल और इकोनॉमिक रिजल्ट्स लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट। और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, काफी सारी कंट्रीज ने मिलकर इस बैंक को बनाया है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है, जो आपको ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए इस बैंक को शुरू किया था 57 कंट्रीज के द्वारा, 57 कंट्रीज साथ में आई, एक साथ फाउंडिंग कंट्रीज हैं, इन्होंने एग्रीमेंट किया, राइट, और इस बैंक की मेंबरशिप ली। अब देखो मेंबरशिप का मतलब सीधे सीधे बात यह है कि ऑब्वियस ही बात है, कंट्रीज साथ में आएंगी तो इनको पहले बैंक के अंदर पैसा डालना पड़ेगा, तो बैंक के अंदर कैपिटल डालना पड़ेगा, है कि नहीं।
तो इसमें से टोटल 10 कंट्री ऐसी थी, 10 कंट्री जब वो सामने आई उन्होंने 50% कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया, तब जाकर ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक शुरू हो गया, राइट। तो 10 कंट्रीज का इसमें शेयर 50% से ज्यादा का है। तो ये वाला बस एक बेसिक सी चीज है जो आप ध्यान में रखो। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को बीजिंग के अंदर देखने को मिलता है। बैंक का ऑपरेशन शुरू हो गया जब एक एग्रीमेंट लागू हुआ 25 दिसंबर 2015 को, और रेक्टिफाई किया 10 कंट्रीज ने, 10 मेंबर स्टेट्स ने, जो कि 50% जिनका इनिशियल सब्सक्रिप्शन था ऑथोराइज्ड कैपिटल स्टॉक का। वही चीज जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी है वो यहां पर लिखा हुआ है, राइट, थ्योरी में। इस बैंक का एम क्या है तो मैंने आपको एम भी समझा दिया। ये इन्वेस्टमेंट करती है किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और दूसरे प्रोडक्टिव सेक्टर पे जो आज की डेट में है, राइट, तो उस पर इन्वेस्टमेंट करती है ये। इसका मेन एम ये है कि लोगों को, सर्विसेज को और मार्केट्स को आपस में कनेक्ट करना, राइट, जिससे कि एक बेसिकली एशिया के अंदर डेवलपमेंट करने का मेनली इसका काम हम लोग को देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके एशियन कंट्रीज जो है वो डेवलप हो, इस पर ये मेनली फोकस करती है। इसकी मेंबरशिप की बात करें आज की डेट में 100 से भी ज्यादा इसके मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। 14 कंट्रीज हम लोग को G20 ग्रुप की देखने को मिलती है जो कि इसका हिस्सा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, देखिए यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो ये इसका हिस्सा हम लोग को देखने को मिल रही है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। तो इसलिए याद रखिएगा कि नॉन एशियन कंट्रीज भी इसके मेंबर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, और ये बैंक जो है नॉन एशियन कंट्रीज को भी अपना सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। इसके वोटिंग राइट्स की बात करें, देखो जिसने ज्यादा पैसा लगाया, जिसके ज्यादा शेयर इस बैंक के अंदर, उतनी ज्यादा पावर डिसीजन लेने की उस कंट्री के पास, राइट। तो इसकी वोटिंग जो है वो इक्वल बेसिस पर नहीं होती इसके मेंबर्स के बीच में। जिसके पास ज्यादा शेयर उसके पास ज्यादा वोटिंग राइट्स, राइट। उसके जो डिसीजन मेकिंग में उसका जो रोल होगा वो और ज्यादा होगा, राइट। तो देखो चाइना जो है उसके पास सबसे ज्यादा एक तो शेयर है, और 26.61% वोटिंग शेयर्स इसके पास हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो चाइना ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस बैंक के अंदर किया, यानी कि सबसे ज्यादा शेयर इस बैंक के अंदर चाइना के पास है। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर, उसी से आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद फिर इंडिया सेकंड नंबर पर हम आते हैं कंट्रीब्यूशन के मामले में, तीसरे पर रशिया, चौथे पर जर्मनी। तो ये 4 कंट्रीज के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, राइट। और रीजनल मेंबर जो यानी कि एशिया के जो मेंबर कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती है उनके पास 75% के आसपास वोटिंग राइट्स, वोटिंग पावर हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके कुछ ऑर्गन्स हैं जिसके अलग अलग काम है, जैसे कि इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर है, राइट, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। फिर इसके हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, और इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी इसके अंडर हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि ये चीज इतनी खास नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर इस बैंक के अंदर हमें देखने को मिलता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जिसके अंदर एक गवर्नर है और एक ऑल्टरनेट गवर्नर है, जिसे अपॉइंट किया जाता है हर एक मेंबर कंट्री के द्वारा, राइट। तो एक तो मेन गवर्नर होंगे इस बैंक के, और एक ऑल्टरनेट गवर्नर्स, राइट, जो कि हर एक कंट्री अपॉइंट करती है। गवर्नर्स और ऑल्टरनेट गवर्नर जो है, ये जो मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर बैंक के अपॉइंटिंग मेंबर्स, यानी कि जिन मेंबर्स ने, जो इस बैंक के मेंबर्स हैं जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है, तो उनके प्लेजर पर ये गवर्नर जो है वो ऑपरेट करते हैं। गवर्नर और ऑल्टरनेट गवर्नर, यानी कि जब तक इस बैंक के जो मेंबर कंट्रीज हैं, जब तक ये चाहेंगे कि कौन व्यक्ति इसका गवर्नर बने, तब तक वो गवर्नर रहेगा। आप बताएं जरा फैक्ट्स को मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के करंट गवर्नर कौन है, कौन सी कंट्री के हैं, तो बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, राइट, जो कंपनीज वगैरह में जनरली हम लोग को देखने को मिलता है। तो नॉन रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट, किस चीज के लिए, कि बैंक का जो जनरल ऑपरेशन होता है, यानी कि डे टू डे बिजनेस आप कह सकते हो, या जनरली जिस प्रकार से बैंक ऑपरेट करती है, तो उसके ऑपरेशन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इनके पास सभी प्रकार की पावर्स होती हैं जो कि इनको दी जाती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी है, तो नाम से हमारा एडवाइजरी पैनल, एडवाइस देने के लिए, तो बैंक ने एस्टैब्लिश किया एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल की जो कि सपोर्ट करे प्रेसिडेंट और सीनियर मैनेजमेंट को इस बैंक की स्ट्रेटजीज को लेकर, पॉलिसीज को लेकर, राइट। इवन जनरल ऑपरेशनल इश्यूज वगैरह जो होते हैं उस पर भी ये पैनल जो है वो एडवाइस करे। तो हालांकि ये वाली चीज इतनी कुछ खास नहीं है, बट मेनली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चीज बताई इस बैंक को लेकर, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आइए बात करते हैं कि इस बैंक के बारे में भी न्यूज में हम लोग को क्यों देखने को मिल रहा है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का कहना है कि इट वुड लुक टू फंड बोथ सोशल एज वेल एज क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इन कमिंग ईयर्स। तो इसने बोला है इंडिया के अंदर ये
मदद करने वाली है क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, राइट। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत बुरी स्थिति जो है वो होती जा रही है, तो ये इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। देखिए जैसे कि आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी में आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं। आजकल क्या हो रहा है कि जो घर बन रहे हैं ना, इस प्रकार के घर बनाए जा रहे हैं कि जो कि ठंडे रहेंगे, बिना एसी के, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के, क्योंकि इस घर में इस प्रकार की इन्होंने टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं कि इस घर में पाइपलाइंस जो है वो लगाई जा रही है, पानी की पाइपलाइन, सिंपल पानी की पाइपलाइन, राइट, जो कि इस घर को ठंडा रखने में जो है वो मदद करेगी। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज आ रही है, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, ऐसी नई नई चीजें इनोवेट हो रही हैं, राइट। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं जो इंडिया को क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से बचा कर रखेगी, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बनाने में जो है वो, या उसको कंप्लीट करने में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया के अंदर। और भी काफी सारे जो सोशल या फिर पब्लिक के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी मदद करेगी आने वाले समय में। मीनवाइल इट हैज आल्सो आस्क्ड इंडिया, इसने इंडिया को कहा है टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन रैंपिंग अप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये भी कहा है कि इसको बेहतर बनाओ, जैसे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर बनाने के लिए इंडिया भी कंट्रीब्यूट करे, प्लान्स लेकर आए, राइट। जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको बेटर करने के लिए प्लान्स लाए, पॉलिसीज बनाए। तो ये चीज एक हमें छोटी सी बेसिक सी देखने को मिली। अब गाइस बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में, तो अभी लगभग इस कानून को 2 साल हो चुका है, बट अभी तक कोई भी रूल्स जो है वो कानून से रिलेटेड नहीं आया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से रिलेटेड कोई अपडेट्स नहीं आई है, कोई रूल्स नहीं आई है। और अगर रूल्स नहीं जो डिक्लेयर किए जाएंगे, ऑफिशियली नहीं लाए जाएंगे, नोटिफाई नहीं किए जाएंगे सरकार के द्वारा, तो ये कानून जो है वो लागू नहीं हो पाएगा। तो ये रूल्स कहते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको अब समझाता हूं। गाइस डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं गाइस कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर काफी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। दिल्ली में और भी काफी सारी स्टेट्स के अंदर रैलियां निकली हैं, लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इस कानून को लेकर, राइट। तो राइट, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है गाइस, ये नोटिफाई किया गया था 12 दिसंबर 2019 को, और ये लागू हो गया था 10 जनवरी 2020 से। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है, वो ये है कि रूल्स आर मैंडेटरी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी न्यू और अमेंडेड लॉ एंड नॉर्मली फ्रेम्ड विद इन 6 months ऑफ इट्स इनैक्टमेंट। तो देखो, कोई भी कानून है, चाहे वो कानून नया हो, चाहे वो कानून जो है वो संशोधित कानून हो, यानी कि किसी पुराने कानून को अमेंड किया जा रहा हो, राइट, तो इन दोनों में ही उस कानून को अगर लागू करना है, इनेक्ट करना है, तो बताया जाता है कि उसके लिए रूल्स बनाने बहुत जरूरी है कि किस रूल्स के तहत जो है वो कानून इनेक्ट होगा, लागू होगा प्रॉपर तरीके से, राइट। और बताया जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो ये पूरी रूल्स वगैरह जो है वो निकल जाते हैं, यानी कि रूल्स वगैरह पेश कर दिए जाते हैं 6 महीने के अंतर्गत। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। तो हालांकि ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आखिरी वाला ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है। बाकी आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो किस कानून को अमेंड कर रहा है, ये चीज प्रीलिम्स में आ सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, नागरिकता अधिनियम 1955 को अमेंड कर रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, याद रखना। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स वेरियस वेज इन विच सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। तो 1955 जो है नागरिकता अधिनियम, उसमें बकायदा बहुत सारे तरीके मेंशन है कि कैसे कंट्री की सिटीजनशिप जो है वो हासिल की जा सकती है, राइट। इट प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया, राइट। तो भारत में जन्म के आधार पर वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर नागरिकता हासिल करने का प्रावधान दिया हुआ है, राइट। तो ये चीज हम लोग को सिटीजनशिप एक्ट 1955 में देखने को मिलती है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम लोग बात करें, चर्चा करें, तो ऑब्जेक्टिव ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कि इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करानी है माइनॉरिटीज को। ध्यान रखना, माइनॉरिटीज में हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियंस आ रहे हैं।
आप बोलोगे सर ये माइनॉरिटीज में कैसे आ रहे हैं? तो माइनॉरिटीज में ये ऐसे आ रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर इनकी माइनॉरिटीज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सिटीजनशिप देना है ना। सिटीजनशिप तो बाहर की कंट्री के लोगों को दी जाएगी। तो बाहर की कंट्री में 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन 3 कंट्रीज में रहने वाली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिसमें हिंदू आते हैं, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियंस आते हैं, तो इन 3 कंट्री में ये जो कम्युनिटीज रह रही हैं, इनको सिटीजनशिप देने को लेकर ये पर्टिकुलर कानून हमें देखने को मिल रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट, 2019। तो आपको ये कम्युनिटी के नाम याद रखने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के नाम आपको याद रहने चाहिए। प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि इन फलाना ऑप्शन में से बताइए कि किन कम्युनिटीज को, किन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को सिटीजनशिप देने की बात की गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। तो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन याद रखना, और ये 3 कंट्रीज के भी नाम याद रखना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन कंट्रीज में रहने वाली ये 6 कम्युनिटीज जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनको इंडिया की सिटीजनशिप देने को लेकर ये पर्टिकुलर कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हमें देखने को मिला है। एंड दोज फ्रॉम दीज कम्युनिटीज हु हैड come to India till 31st December 2014 facing religious prosecution in their respective countries will not be treated as illegal immigrants but given Indian citizenship। मतलब कि इन समुदायों के अपने संबंधित देशों में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सामना करने वाले जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक भारत में पलायन कर चुके हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया में आ चुके थे, और क्यों आए थे, क्योंकि उनको उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में, अब यहां पर वो कंट्री कोई भी हो सकती है, चाहे म्यांमार हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी कंट्री हो, राइट। तो वहां से अगर कोई व्यक्ति, यानी कि ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज अगर वहां से अगर आ गई हैं इंडिया में इस ग्राउंड पर कि दूसरी कंट्री में जहां पर वो रह रहे थे, जहां की उनके पास सिटीजनशिप थी, तो वहां पर उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया और वो इंडिया आ गए, तो ऐसी कम्युनिटीज को भी इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा, इनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये वाला भी पॉइंट इसके अंदर मेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। और इस कानून के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है OCIs यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर सकती है केंद्र सरकार, राइट, कुछ आधारों पर, यानी कि सर्टेन ग्राउंड्स पर। इसमें एक्सेप्शंस कुछ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम एंड मेघालय बिकॉज ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6ठे शेड्यूल में, यहां पर ये चीज ध्यान में रखना, आप ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि 6ठे शेड्यूल, 6 शेड्यूल के अंदर कौन सा एरिया आता है, तो त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय। ATMM आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ATM मनी ऐसे करके शॉर्टकट से याद रखा करो, ATM मनी। तो A में मतलब आसाम, T यानी कि त्रिपुरा, M यानी कि मिजोरम, और फिर एक और M यानी कि मेघालय, राइट। ATM मनी ऐसे करके आप ध्यान में रखोगे तो आपको ये याद रहेगा कि 6ठे शेड्यूल के अंदर कौन सी स्टेट्स आती हैं। तो ये 4 स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये ट्राइबल एरियाज हैं, तो इन पर ये कानून जो है वो अप्लाई नहीं होता है, right? And also areas that fall under the inner limit notified under Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 will also outside the act's purview। तो ये वाला कानून उन एरियाज पर भी नहीं होगा जो एरियाज इनर लिमिट में हमें देखने को मिलते हैं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के, राइट। तो ये भी इस कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक्सेप्शन हम लोग को 2 देखने को मिल रहा है कि इन एरियाज पर ये वाला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है ये लागू नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन यहां पर बताया गया है। इसके अलावा इश्यूज जो है वो इस कानून से रिलेटेड हम लोग को क्या देखने को मिले हैं, तो ये उल्लंघन कर रहा है किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक टेनेंट्स का, राइट। इलीगल इमिग्रेंट जो है उनको डिस्टिंग्विश किया जा रहा है रिलीजन के आधार पर। अभी हमने क्या बात करी थी, इसके एक पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जो भी कम्युनिटीज 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया आ चुकी हैं, अब वो डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से देश की हैं, बट वो अगर इन 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती होंगी, राइट, तो उनको तुरंत इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाएगी। मतलब कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे हैं जो लोग, तो उनको इलीगल इमिग्रेंट जो है वो नहीं माना जाएगा। किस आधार पर कि ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से
बिलोंग कर रहे हैं। अब यहां पर यह भी नहीं कहा गया कि ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो मतलब किन देशों की हैं, ये 3 देश ही लागू होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें वो किसी भी देश से आए हो वो फर्क नहीं पड़ता, वो मैटर नहीं करता। अगर वो ये 6 कम्युनिटीज से बिलोंग करते होंगे तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये इस पर भी विरोध हो रहा है कि यार ये तो धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स के साथ जो है वो डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, या किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को धर्म के आधार पर देखने को मिल रहा है। तो इस कानून का बेसिकली विरोध इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये डेमोग्राफिक थ्रेट के तौर पर भी हो सकता है इंडिजीनियस कम्युनिटीज के लिए। इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल सा इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक कोई एरिया है, ठीक है, यहां पर सिख रह रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं सिख कम्युनिटी यहां पर रह रही है। अब बाहर से आने वाले यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाली हिंदू कम्युनिटी को अगर अलाउ कर दिया जाता है कि वो आ जाएं, तो हिंदू कम्युनिटी अगर भारी मात्रा में आकर इस क्षेत्र पर अगर रहना शुरू कर दें, राइट, ज्यादा मात्रा में अगर हिंदू कम्युनिटी आई और इस क्षेत्र पर रह लेंगी, तो यहां पर इस एरिया पर, इस क्षेत्र पर, इस डेमोग्राफी रीजन पर क्या होगा, अभी तक सिख मेजोरिटी में थे बट हिंदू आकर भर जाएंगे तो क्या होगा, सिख जो है वो कम हो जाएंगे, यानी कि सिख के नंबर्स हम लोग को यहां पर कम फिर देखने को मिलेंगे। यानी कि ओवरऑल परसेंटेजेस की अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर कम नहीं होंगे क्योंकि नंबर तो वही रहेंगे ना, बट मतलब बात सिर्फ सिंपल सी इतनी है जैसे कि 500 सिख लोग जो है वो यहां पर रह रहे हैं, और अगर मान लेता हूं मैं कि 1500 हिंदू लोग आ गए, राइट, इस जगह पर, या फिर चलो 600 हिंदू लोग आ गए इस जगह पर, या फिर चलो 500 ही क्यों ना आ गए, तो भी तो कहीं ना कहीं इनका जो इस क्षेत्र पर जो इस इंडिजीनियस कम्युनिटी जो हुआ करती थी, रहती थी इस क्षेत्र पर, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनको तो खतरा है ही, क्योंकि बाहर से दूसरी कम्युनिटी जो है वो आ गई। अब देखो, अब वो कम्युनिटी कोई भी हो सकती है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो जो कि इस 6 कम्युनिटी में हम लोग को देखने को मिल रही है, तो वो कहीं पर भी आ जाए। या फिर अगर मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में मुस्लिम्स रह रहे हैं, राइट, और बाहर से कोई और दूसरी कम्युनिटी जो है वो आ गई और उन्होंने इस क्षेत्र पर जो है वो रहना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर मुस्लिम्स जो थे उनको फिर प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। क्योंकि देखो, कुल मिलाकर किसी भी क्षेत्र पर रहने वाले जो लोग होते हैं, राइट, वो क्षेत्र उनके ट्रेडिशन और उनके कल्चर से भी जुड़ा होता है। तो इसलिए ये वाली बात भी हमेशा कही जाती है कि किसी क्षेत्र में अगर किसी कम्युनिटी अगर कम होगी तो उसके ट्रेडिशन और उसके कल्चर्स भी कम होते जाएंगे और लुप्त होते जाएंगे, राइट। तो ये काफी सारी हमारी कंट्री में वैसे ही बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशंस और कल्चर्स लोग फॉलो करते हैं, राइट। अलग अलग प्रकार के काफी सारे शेड्यूल एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, शेड्यूल मतलब कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वेरियस कम्युनिटीज हैं, राइट। बट यहां पर प्रोटेक्शन तो हालांकि ATMM को मिल गई है, यानी कि ये 4 स्टेट्स को प्रोटेक्शन मिल गई है कि यहां पर ये कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। बट इसके अलावा दूसरी स्टेट्स में प्रोटेक्शन नहीं, बट हमारी कंट्री में और भी जगह हैं जहां पर इंडिजीनियस कम्युनिटीज रहती हैं, तो उनको तो नुकसान पहुंचेगा ही। तो ये वाली चीज यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में इसलिए लेकर जा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, राइट, कि आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेंस में भी आएगा और इवन आपसे पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा इट मेक्स इलीगल माइग्रेंट्स एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के आधार पर इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप मिल जाएगी। फर्स्ट पॉइंट में ये वाली चीज मेंशन थी, राइट। और ये आर्टिकल 14 को वॉयलेट करेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू राइट टू इक्वालिटी की गारंटी देता है। तो और इवन वहां पर गारंटी दी जाती है कि रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट यहां पर क्या हो रहा है, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स का क्लियरली उल्लंघन ये बता रहा है ये कानून। इसके अलावा इट अटेम्प्ट्स टू नेचुरलाइज द सिटीजनशिप ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन रीजन। तो जो इलीगल तरीके से जो लोग रह रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वो ऑटोमेटिकली इस कानून के थ्रू जो है वो उनके पास नेचुरल सिटीजनशिप जो है वो उनको मिल जाएगी, राइट। इसके अलावा इट अलाउज कैंसिलेशन ऑफ OCI रजिस्ट्रेशन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कानून का अगर उल्लंघन करता है तो उसका OCI रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज अ वाइड ग्राउंड दैट मे कवर अ रेंज ऑफ वायलेशन इंक्लूडिंग माइनर ऑफेंस। यानी कि अगर कोई व्यक्ति छोटा मोटा भी अगर अपराध कर देता है तो उसका OCI जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली बात यहां पर कही गई है। तो ये सब इश्यूज है जो जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो गाइस, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किनके बीच में साइन हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है ऑस्ट्रेलिया और जापान। और रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट जो है गाइस, पहली बार जापान ने किसी दूसरी कंट्री के साथ साइन किया है। और अब इस एग्रीमेंट के तहत ऑस्ट्रेलियन और जापानीज मिलिट्रीज मिलकर जो है वो काम करेंगी डिफेंस और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन में, रक्षा और मानवीय कार्यों में।
इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत। और ये एग्रीमेंट चाइना को काउंटर करने के पर्पस के लिए जो है वो साइन किया है दोनों ने मिलकर, राइट। क्योंकि चाइना की बढ़ती हुई मिलिट्री और इकोनॉमिक जो हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है, राइट, या पावर हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसको मेनली काउंटर करने के पर्पस के लिए ये दोनों जो है, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। तो सिंपल सी ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। गाइस, बात करेंगे IAC-1 INS विक्रांत के बारे में। तो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है गाइस जो इंडिया के अंदर बनाया गया है, भारत में निर्मित पहला विमान वाहक पोत है ये, और पहला विक्रांत क्लास एयरक्राफ्ट है जो कि बनाया गया है कोचिंग शिपयार्ड में, कोची केरला के अंदर, इंडियन नेवी के लिए। और इसे डिजाइन किया है इंडियन नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा, और ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आती है। और IAC-1 जो है गाइस बिगेस्ट वॉरशिप है जो कि इंडिया ने खुद बनाई है, सबसे बड़ा युद्ध पोत इंडिया के खुद के द्वारा बनाया गया है, स्वदेश निर्मित है ये। और ओवरऑल इसकी लेंथ 263 मीटर की है और इसकी ब्रेथ जो है वो 63 मीटर की है। और ये लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टरों के साथ 30 विमानों को ले जाने की क्षमता रखता है। तो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल हम लोगों ने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड किया है, स्वयं हमने, स्वदेशी निर्मित है ये, राइट। तो ये पॉइंट है थोड़ा सा जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, प्रीलिम्स में आ सकता है।